नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र, जो कि आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा सभी इंग्लिश की प्रॉब्लम्स के लिए। और आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल शॉर्ट कंसाइज वे में हम चैप्टर को पढ़ेंगे। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको परफेक्ट नोट्स दे दूंगा। हम सैम्पल पेपर क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। देन इसके साथ साथ मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताऊंगा जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है। हम एमसीक्यूज को देखेंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। और बिल्कुल भाई साहब एकदम एक ही लेक्चर के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। डिटेल नोट्स तो आपको मिलेंगे ही सही, साथ ही यार आपकी बहुत समय से डिमांड थी कि सर कॉन्साइज नोट्स भी मिल जाए तो मज़ा आ जाए, जिसको हम प्रिंट करवा सकें। तो मैंने आपके लिए 1 पेज प्रिंटेबल नोट्स भी बनाए हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। सारी जो चीज़ों का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने ब्रह्मास्त्र को, जो कि आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन रहने वाला है सभी इंग्लिश की प्रॉब्लम्स के लिए। तो बढ़ते अपन आगे और सिलेबस देख लेते हैं। तो फ्लेमिंगो के ये 8 चैप्टर्स आने वाले हैं और 5 पोएम्स आने वाली है, तो सभी को हम अच्छे से देखेंगे। पहला जो चैप्टर इसका नाम है द लास्ट लेसन, और फ्लेमिंगो की किताब में सबसे पहले आपको इसके दर्शन हो जाएंगे। इस चैप्टर को लिखा है अल्फोंसो डाउडिट ने, है ना। इसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कभी पहले कि अल्फोंस एक आम है, तो एक आम ने इस चैप्टर को लिखा है जो कि फ्रांस में रहता है। देन जो लास्ट लेसन है, ब्यूटीफुली ये ब्रिंग आउट करता है ह्यूमन टेंडेंसी को। और वो टेंडेंसी क्या है भाई साहब? वो है चीज़ों को पोस्टपोन करने की, है ना। जनरली होता है ना कि हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करने से पहले भी सोचते हैं कि यार अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है परीक्षा में, अरे अभी तो पूरे 20 दिन है, आराम से पढ़ लेंगे। और ऐसा करते करते फाइनली डूम्सडे आ जाता है, क़यामत का दिन आ जाता है और भाई साहब वो हमारी वाट लगा जाता है। तो इसी को बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, है ना। तो ये शब्द याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा इसको यूज़ करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब चीज़ों को पोस्टपोन करना। इस पे कबीर दास जी का एक बहुत ही फेमस दोया है कि भाई साहब काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होत है बहुरी करेगा कब। लेकिन भाई साहब आज की जनरेशन ने इसको कर दिया है उल्टा पुल्टा कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अरे इतनी जल्दी क्या पड़ी है बौरी, जीना है जब तरसो। तो यहाँ पर हालांकि अपने को पहला वाला दोहा फॉलो करना है, जहाँ पर हमें टाइम की कीमत समझना है और बिल्कुल उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर बताया जाता है। अब आप में से यार बहुत सारे बच्चों का एक डाउट था कि सर परीक्षा एकदम सर पे है, कैसे हम बहुत ही अच्छे से अपनी जो प्रैक्टिस है उसको सुनिश्चित करें। तो यार मैंने बहुत सारी किताबों को नेट पर सर्च किया और फाइनली एक हीरा मेरे हाथ में लगा है, और इस हीरे का नाम है ओसवाल गुरुकुल की ये प्रैक्टिस पेपर की किताब। भाई साहब गजब की किताब है और लेटेस्ट सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बताया गया है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर्स देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर्स देखने को मिलेंगे। जो बोर्ड के सैम्पल पेपर्स हैं वो बहुत ही गजब तरीके से सॉल्व किए गए हैं यहाँ पर। और आपको बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे जिससे आपकी बोर्ड की तैयारी एकदम 100% सुनिश्चित हो जाएगी। तो बिल्कुल यार लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसके, और ज़रूर से ये तो आपकी भाई साहब डेस्क पे हो रही चाहिए। पढ़ते अब हम आगे और चैप्टर की समरी को देखते हैं, है ना। इसके शॉर्ट नोट्स आपको बिल्कुल मिल जाएंगे जिसको आप एक पेज में प्रिंट करवा सकेंगे। और एग्ज़ाम के टाइम पे भाई साहब मतलब बस में जाते जाते या एग्ज़ाम सेंटर तक जाते जाते आप पूरे कोर्स को रिवाइज कर देंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं जो थोड़ी सी एक डिटेल समरी है जिससे एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। तो फ्रांस इसका मेन कैरेक्टर है ना। तो ये चिंटू सा लड़का, छोटा सा बच्चा यहाँ पर हीरो है ना। और ये जो हीरो है ये आम बच्चा ही है जिसको स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा आलस आते हैं, बहुत ज़्यादा है ना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आज का जो दिन था उस दिन तो भाई साहब ये फ्रांस जो था वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, है ना। आप इसको फ्रांस पढ़ो, फ्रांस पढ़ो, अलग अलग इसके प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन हाँ आपको बस इसकी स्पेलिंग वगैरह याद रह जाए, FRANZ। तो ये जो सुबह थी उस दिन हमारे भाई साहब लेट हो गए और स्कूल में वो जाने से डर रहे थे क्योंकि मास्टर जी ने एक लेसन याद करने की बोला था और वो लेसन था पार्टिसिपल्स पे। तो हमारे फ्रेंड्स भाई साहब ने उसको याद नहीं किया था, तो कतरा रहे थे कि भाई जाऊंगा वहाँ पे फालतू पिटाई होगी, घर पे पापा जी को फ़ोन लगा देंगे और फिर मतलब भाई साहब दिन का पूरा कबाड़ा हो जाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। अब क्या सोचता है, वो देखता है कि भाई साहब रास्ते में चिड़िया चहचहा रही है, फूल खिल रहे हैं, है ना। जो सोल्जर्स हैं वो ड्रिल कर रहे हैं। ड्रिल करना मतलब क्या होता है कि वो यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ों को देख कर उसको बहुत ज़्यादा मन होता है भाई साहब
टाइम तो यहीं पर पास कर लूँ। लेकिन फिर इतने में उसको लगता है कि अरे भाई नहीं जाऊँगा तो और बड़ी मुसीबत यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। तो फिर वो धनन धनन धुनुन धुनुन जिस भी धुन में है वो निकल लेता है स्कूल की तरफ, है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स स्कूल की तरफ जाता है और बीच में आता है टाउन हॉल। टाउन हॉल मतलब शहर का सबसे मुख्य चौराहा या मेन एरिया। तो वहाँ पर वो पहुँचता है, देखता है कि अरे भाई साहब यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों लगी है ना। वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड टाइप कुछ था जिसको हम बुलेटिन बोर्ड कहते हैं इस चैप्टर के अंदर। वहाँ पर कुछ नोटिस चिपका हुआ था। अब यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो वो पहली फुर्सत में आगे निकल जाता है, स्कूल पहुँचता है। स्कूल में भाई साहब एकदम से सन्नाटा, देखता है अरे यार क्या हो रहा है, आज कहीं छुट्टी घोषित तो नहीं हो गई, प्रिंसिपल साहब टपक तो नहीं गए है ना, तो पूरी राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो गया हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे जैसे क्लास की ओर जाता है वो देखता है कि अरे यार बच्चे तो बैठे थे, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है कि अरे यार आज इतनी शांति कैसे है। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि चलो अब जाना तो पड़ेगा ही, है ना। ये जनरली क्या होता है, वो क्लास के कमोशन, हलचल, इनका सहारा लेता है और उनका सहारा लेके वो क्लास में एंटर हो जाता है। लेकिन भाई साहब आज उसको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला था। आज उसको परमिशन लेके सर अंदर आ जाऊँ क्या, और उसको जाना पड़ा। डर तो रहा था कि यार यहीं पर मेरी बेइज्जती होगी और यहीं पर भाई मैं सूता भी जा सकता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हमारे टीचर थे मिस्टर MML, जो कि इस चैप्टर के दूसरे पात्र हैं, वो उनको अंदर बुलाते हैं कि आ जा बिड़ू, बैठ जा अपनी जगह पर। देन इसके बाद फिर क्या होता है कि जो फ्रेंड्स है वो नोटिस करता है कि यार सारे क्लासमेट बैठे हुए हैं क्लास में और पीछे के साइड विलेजर्स भी बैठे हुए हैं। और जो अपने मास्टर साहब हैं उनके भाई साहब हाथ में एक लोहे का रूलर है ना, स्केल है, क्या पता पिटाई हो जाए। तो वो देखता है कि यार अब की बार आज का जो दिन है उस दिन तो भाई बिल्कुल MML जो हमारे टीचर हैं वो उसको डांट नहीं रहे हैं और चुपचाप उससे बोलते हैं कि जाइए आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, हम आपके बिना ही स्टार्ट कर देते वरना। ओ भाई साहब, है ना। तो हमारा जो चिंटू है मतलब फ्रेंड्स है, वो ये रूप देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है कि यार आज हो क्या गया भाई साहब मास्टर को। देन उसके बाद वो देखता है कि मिस्टर MML ने बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहन रखे होते हैं, एकदम स्पेशल अटायर पहन रखा होता है। तो उन सारी चीज़ों को देखकर उसको लगता है यार भाई दाल में कुछ काला है, क्या पता उस बुलेटिन बोर्ड पर ऐसी कुछ खबर छपी है जिससे पूरा नक्शा चेंज हो चुका है और बिल्कुल सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है मुझे। देन वो और ज़्यादा सरप्राइज होता है जब देखता रहे भाई साहब पीछे गांव के चिंटू चाचा बैठे हुए हैं, बहुत सारे विलेजर्स बैठे हुए हैं। तो भाई साहब उसके तो जो शक की सुइयां हैं वो बिल्कुल टंग 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 करने लगती है। देन इसके बाद हम आगे देखें तो बर्लिन से एक ऑर्डर आया था, है ना। क्लास में अनाउंस किया जाता है कि बर्लिन जो कि है जर्मनी की राजधानी, वहाँ से एक ऑर्डर आया था कि हमने आपके 2 डिस्ट्रिक्ट्स मतलब फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सिस और लॉरेन पे कब्जा जमा लिया है और कल से मतलब आगे आने वाले कुछ दिनों में अब आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, अब आपको जो पढ़नी है वो है जर्मन लैंग्वेज। तो भाई साहब ये जो पूरी कहानी वो फ्रैंक प्रूशियन वॉर है ना, वर्ल्ड वॉर के पहले, वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था 1914 15 16 के आसपास, उससे पहले जो एक फ्रांस और रशिया की फ्रांस और अपना जर्मनी है ना, इनकी लड़ाई चल रही थी जिसको फ्रैंको प्रूशियन वॉर बोलते हैं। जर्मनी को पहले प्रूशिया बोलते थे। तो उस टाइम की कहानी है ना, तो अपने आप को आप ले जाइए उस दौर के अंदर। तो ऑर्डर आया था कि अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और जैसे ही सारी लोगों ने इस चीज़ को सुना तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, शॉक थे। नाउ ही टोल्ड द क्लास दैट ये आज लास्ट लेसन होने वाला है। कौन बोलता है ये? मिस्टर MML बोलते हैं कि आज लास्ट फ्रेंच का लैंग्वेज का ये लेसन होगा, तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा और कल से नए टीचर आएंगे और वो आपको पढ़ाएंगे। नाउ ये भाई साहब शब्द सुनकर फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा शौक लगता है, क्योंकि उसको तो पता नहीं था, बाकी विलेजर्स वगैरह को तो पता होगा इसलिए वो आए थे, लेकिन हमारे फ्रेंड्स भाई साहब को नहीं पता था। उसको भाई साहब बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है अंदर से कि अरे यार क्यों मैंने पहले नहीं पढ़ा, काश पढ़ लेता इतनी मस्त भाषा तो आज मुझे गर्व हो रहा होता खुद पे। नाउ ही थॉट दैट मिस्टर MML वॉज गोइंग अवे, है ना। वो और ज़्यादा दुखी हो जाता है कि यार भले ही मास्टर कितना ही अकड़ू था, कितना ही स्ट्रिक्ट था, कितना ही पीटता था, लेकिन था तो अपना मास्टर। और वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि यार अब तो मेरा प्यारा सा टीचर है ना, जो पहले उसको प्यारा नहीं लगता था लेकिन अब लगने लगा कि ये चला जाएगा। हालांकि उसको याद आता है कि जो उसका टीचर था कितना क्रैंकी था ना, क्रैंकी का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट था। देन इसके बाद फ्रेंड्स की जो फीलिंग थी वो थी भाई साहब बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली, उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है, वो सॉरी फील करता है कि यार काश मैं पढ़ लेता। और वो देखता है कि जब मास्टर ने भी आज इतने तगड़े क्लॉथ्स पहन रखे हैं ना, जो उनका बेस्ट आउटफिट रहता था, जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज़ के दिन पहना करते थे, वो आउटफिट उन्होंने पहना था और
मिस्टर एमएमएल ने भी इसलिए पहना था क्योंकि यार उनके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लास्ट लैंग्वेज अपना लास्ट लेक्चर डिलीवर करने वाले थे, तो इसलिए उन्होंने पहना था। अब सारे विलेजर्स भी आए थे, और वो क्यों आए थे? बिकॉज वो ग्रेटिट्यूड, मतलब वो थैंक यू बोलना चाहते थे मिस्टर एमएमएल को कि यार आपने बहुत ही गजब की 40 साल की सर्विस दी है, और जो लैंग्वेज के प्रति आपका रेस्पेक्ट है, जो आपके अंदर एक गर्व की भावना है, डेफिनेटली वो रेस्पेक्ट के काबिल है। देन इसके बाद एम हेमल क्रिटिसाइज़ करते हैं पहले तो खुद को कि भाई साहब मैंने भी बहुत टाइम वेस्ट किया है, ऐसी बात नहीं है, मैं भी कभी कभार अपनी बीवी के साथ ट्रिप पर निकल जाया करता था, फिशिंग ट्रिप्स पर निकल जाया करता था, और बच्चों को यूँ छोड़ दिया करता था। और वो फिर अल्सेस के लोगों को भी ब्लेम करता है कि भाई साहब गलती सिर्फ मेरी नहीं है, सबकी है, क्योंकि सब ने कहीं ना कहीं चीज़ों को इग्नोर किया है। हालांकि वो आगे बढ़ता है और फिर पार्टिसिपल्स है ना, जो ग्रामर का एक टॉपिक है, उसकी क्लास वो स्टार्ट करता है, और वो एक एक करके लोगों से पूछता है। अब यहाँ पर हमारे चिंटू भाई साहब की बारी आ जाती है, तो उसको उठाते हैं कि भाई बोलो। तो अब वो याद तो करके आया नहीं था, तो उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी, मतलब एम्ब्रेसमेंट होती है। और उसके बाद उसको लगता है कि भाई साहब अब तक तो मिस्टर एमएमएल शांत थे, लेकिन अब मेरी खटिया कड़ी होने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर एमएमएल उसको बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, याद कर लेना और बैठ जाओ। तो वो बैठ जाता है। नाउ फिर लास्ट में एमएमएल जो रहते हैं वो ब्लेम भी करते हैं कि भाई साहब बच्चों की भी गलती, उनके पेरेंट्स की भी गलती, क्योंकि वो लोग भी क्या करते हैं, इनको पैसा कमाने के लिए अपने फार्म पर भेज देते हैं, जबकि इनको स्कूल में भेजा जाना चाहिए। अब मिस्टर एमएमएल बताते हैं कि यार जो हमारी मातृभाषा रहती है, मदर टंग रहती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। और वो बताते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, ये तो भाई साहब सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियरेस्ट है, सबसे लॉजिकल है, इससे खूबसूरत तो कोई और लैंग्वेज है ही नहीं। देन इसके बाद वो विलेजर से बोलते हैं कि भाई साहब आपको इस लैंग्वेज को गार्ड करना है, और नहीं करा तो भाई फिर तो आप समझ जाइए, आपको कोई भी बंदी बना लेगा, कोई भी आपको जो परतंत्रता है ना, उसकी बेड़ियों में जकड़ लेगा, और आपके पास उसको खोलने की चाबी भी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ये जो मदर टंग है, इट इज़ द की टू द प्रिजन। आपको ये जो सामने वाला बंदी बना रहा है, उसकी चाबी ये सिद्ध होगी, है ना, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करेंगे तो आपके अंदर एक एकता की भाव रहेगी। और पहले हम पढ़ते थे ना कि एक माचिस की तिल्ली को आप तोड़ दोगे, लेकिन भाई साहब अगर एक उसका गट्ठर बना दिया जाए फिर उसको तोड़ना नामुमकिन है। तो यही होता है। नाउ लास्ट लेसन, आगे हम बढ़ते हैं तो वो अपना लास्ट लेसन डिलीवर करते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। और आज तो भाई साहब है ना, सभी को ऐसा लग रहा था कि यार बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना, पहले भाषा समझ में आती नहीं थी, लेकिन आज तो जो सर बोल रहे हैं सब समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सभी का अटेंशन वहाँ पर था। फिर उनसे एक राइटिंग लेसन करवाया जाता है, एंड दैट डे दे रोट इन न्यू नोटबुक। सबको नई नई नोटबुक्स दी जाती है कि भाई इसमें लिखो, आज बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है। नाउ आफ्टर वाइल फ्रेंड्स नोटिस करता है एमएमएल को, एंड जो एमएमएल थे यार वो एकदम शांत बैठे हुए थे, मोशनलेस बैठे हुए थे, कोई उनके अंदर हरकत नहीं थी। और डेफिनेटली यार वो बहुत ज़्यादा सेंस पेट्रियाटिक थे, लगाव करते थे फ्रेंच लैंग्वेज से, तो इसलिए स्वाभाविक भी है कि वो इस तरह से इमोशनल हो गए थे। देन 40 साल की उनकी बहुत ही कमाल की सर्विस थी, और 40 साल में उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत कुछ दिया था। अब आ चुकी थी भाई साहब फाइनल गुड बाय की बारी, लेक्चर हो चुका था समाप्त। अब एमएमएल चाहते थे बोलना, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे, एंड बहुत ज़्यादा इमोशन से वो ओवरवेलम हो गए थे। एंड फिर क्या होता है, फिर वो फाइनली जो चर्च की घंटी बज जाती है, 12 बज जाती है, और एमएमएल बोर्ड की तरफ घूमते हैं। वो लोगों से कहना चाहते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाते हैं, और बोर्ड की तरफ वो लिखते हैं विवा ला फ्रांस। फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा जाता है ये शब्द, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। और ये बोलकर वो सिग्नल कर देते हैं जेस्चर के थ्रू, बाय बाय, अब मिलेंगे हम फिर कभी। और इस तरह से ये कहानी का अंत हो जाता है। अब आगे हम देखें तो यार आपकी कई समय से एक डिमांड थी कि सर आप कुछ ऐसे नोट्स दीजिए जिसको हम प्रिंट करवा सकें, है ना, क्योंकि ये वाली जो पीडीएफ है ये तो आपको मिल ही जाएगी, मतलब पीपीटी, लेकिन इसको प्रिंट करवाने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि बहुत सारे फोटोज़ रहते हैं, लास्ट टाइम रिवीजन में दिक्कत आती है। तो इस तरह से मैंने आपके लिए शॉर्ट एंड कंसाइज नोट्स इसके बना रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। और डाउनलोड करने में दिक्कत आए तो टेलीग्राम पर भी ये अपलोड आपको मिल जाएगी। तो ये अच्छे से मैंने नोट्स बना रखे हैं और बिल्कुल खुद ही बनाए हैं, तो आपको बिल्कुल सॉलिड कंटेंट और बिल्कुल एक पेज के नोट्स हैं ना, इसको मैंने पीपीटी में 2 में लिखे हैं ताकि आप अच्छे से देख सकें, लेकिन एक पेज के ही नोट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, और बहुत ही A1 क्लास क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर रखे हैं, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। तो पहला प्रश्न है, एट द एंड ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन एमएमएल ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न करते हैं और वो लिखते हैं विवा ला फ्रांस। क्या
व्हाई इज दिस एक्शन सिग्निफिकेंट, क्यों ये एक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में पहला ये शो करता है कि मिस्टर एमएमएल का डिटर्मिनेशन टू नेवर गिव अप ऑन हिज प्रोफेशन। सेकेंड है ये शो करता है कि मिस्टर एमएमएल अटेम्प्ट करते हैं प्रिजर्विंग द कल्चर थ्रू द लैंग्वेज। बिल्कुल ये बात एकदम सटीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है कि ये शो करता है एमएमएल का इंटेंशन टू डिसओबे द ऑर्डर्स। नहीं भाई साहब, डिसओबे करने वाली कोई बात यहाँ पर नहीं बोली गई है। और डी है कि इट शोज एमएमएल्स एफर्ट टू चीयर अप द स्टूडेंट्स हु वर सैड, है ना। तो ऐसा चीयर अप ऐसा भी कुछ नहीं कर रहे थे। इस तरह की चीज़ों को इसलिए यहाँ पर किया जा रहा था ताकि वो अपने कल्चर को लैंग्वेज के माध्यम से यहाँ पर प्रिजर्व कर पाएँ। और इसलिए आपने एक पढ़ा भी, हमने अभी जस्ट भी पढ़ा है कि आप अपनी मदर टंग को प्रिजर्व करें, है ना, ताकि वो एक आपके लिए ताले की चाबी की तरह यहाँ पर सिद्ध होगी। तो ऑप्शन बी इसका बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। विलेजर्स वर अटेंडिंग मिस्टर एमएमएल्स लेक्चर्स एज दे फेल्ट डैश फॉर डैश। तो उनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रही थी। क्यों गिल्टी फील हो रही थी? बिकॉज उन्होंने पहले कभी लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दिया। सो दे हैव नॉट लर्न देयर ओन लैंग्वेज प्रॉपरली, है ना। मैंने इनको हाईलाइट कर दिया ताकि जब आप नोट से पढ़ोगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। खट 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 यहीं आपको आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कि मिस्टर जो लास्ट लेसन है इसमें विच ऑफ दीज वुड लाइकली नॉट बी एम हेमल्स थॉट ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। तो जो वो लास्ट लेसन डिलीवर कर रहे थे तो क्या उनके मन में विचार नहीं आ रहा होगा। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। पहला है कि इफ़ ओनली दीज स्टूडेंट्स है रियलाइज, तो बिल्कुल यार ये तो वो सोच ही रहे थे कि अगर इनको पहले इंपॉर्टेंस पता लग जाती तो आज ये दिन नहीं आता। ऑप्शन सी बोल रहा है कि आई कांट टीच देम फ्रेंच एनी मोर, लेट मी एटलीस्ट टेल देम द इम्पोर्टेंस ऑफ होल्डिंग ऑन आवर लैंग्वेज, है ना। तो बोलते हैं कि अब मैं फ्रेंच भाषा तो इनको नहीं पढ़ा पाऊँगा और अब मैं इनको इंपॉर्टेंस ही बता देता हूँ। तो बिल्कुल ये तो उनके मन में ख्याल आ रहा है ना। आपको इसलिए ये जो नॉट वाला वर्ड है ये हाईलाइट कर देना है, वरना हम क्या करेंगे, हम कुछ भी करके निकल जाएंगे ना। तो नॉट वाला बताना है। तो ऑप्शन ए, सी और डी ये तो उसके मन में ख्याल आ रहे थे। ऑप्शन बी है कि वाई डू दे सीम सो अनअफेक्टेड, डू दे नॉट नो व्हाट हैज़ हैपन येट। तो नहीं भाई साहब, ऐसा हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, कहीं कोई ऐसा हमें हिंट नहीं मिला जिसमें एमएल ये सोच रहे हों कि यार ये इतने अनअफेक्टेड क्यों हैं, जबकि सब अफेक्ट हुए ही थे, ना। यहाँ तक कि जो हमारा चिंटू है वो तो पूरा उसका परिवर्तन ही हो गया था, है ना। पहले उसको क्रैंकी लगता था टीचर, अब बहुत ही अच्छा लग रहा था। नाउ नेक्स्ट है कि लास्ट लेसन एमएमएल का डिसीजन है टू वियर इज स्पेशल आउटफिट, इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो ये बेसिकली ऑप्शन नंबर सी को ही रिफ्लेक्ट करता है कि एक सिंबॉलिक जेस्चर है जिसमें एम्फेसाइज किया जाता है कि क्या इंपॉर्टेंस था उस दिन का, है ना। तो ये हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट है कि बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट क्या हम डिज्यूज कर सकते हैं दैट एम एम एल वॉज अ डैश टीचर। तो देखो भाई साहब, एम एम एल बहुत ज़्यादा थॉटफुल टीचर थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम लैंग्वेज के माध्यम से कल्चर को प्रिजर्व करें, जबकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी थे, है ना। उनके हाथ में एक आयरन का स्केल था और उनके लिए एक शब्द हार्ड टास्क मास्टर का भी इस्तेमाल किया गया है चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट है अपने पास कि सेलेक्ट दी ऑप्शन जो कि शो करता है करेक्ट रिलेशनशिप 1 और 2 के बीच में। तो इन ऐसे क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, सबसे पहले 1 को पढ़ना है ना, अलग से पढ़ना है, देखना है कि वो सही है या फिर नहीं। फिर 2 को पढ़ना है अलग से, देखना है वो सही है या फिर नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहता है कि फिर दोनों को रिलेट करके देखना है कि क्या जो ए है, मतलब जो फर्स्ट वाला है, वो क्या रिजल्ट है सेकेंड का। और ये अगर भी नहीं पता लगता है तो फिर हमें देखना है कि क्या फर्स्ट कॉज है सेकेंड का, है ना। तो कॉज और रिजल्ट भी आपको चेक करना है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो आसान क्वेश्चन है, हालांकि कि एमएमएल बोलते हैं कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, हम आपके बिना स्टार्ट करने वाले थे। तो ये हमने पढ़ा ही था, है ना, ऐसा बोला था। देन उसके बाद मिस्टर एम हेमल हैज़ गिवन अप ऑल दी होप ऑफ मोटिवेटिंग फ्रेंड्स टू बी बेटर। तो ऐसा हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है ना। तो हमारा जो पहले 2-3 हमारी स्टेप्स उसमें ये वाला सॉल्व हो रहा है कि हम सेकंड ही गलत हो गया, फर्स्ट सही सेकंड गलत। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब इसको थोड़ा कठिन बनाते हैं ना, फिर क्या होता है कि कॉज और रिजल्ट वाला यहाँ पर फंडा आ जाता है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट है कि एक्सट्रैक्ट अपने को दे रखा है ना, ऐसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, अपने को ट्रू या फॉल्स बताना है मात्र। तो फाइंडिंग आउट दैट इट वॉज एम हेमल्स लास्ट डे चेंज नैरेटर्स फीलिंग। तो बिल्कुल ये बात सही है ना, पहले उसको क्रैंकी लगता था, मस्त लगता है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो ट्रू है। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कि एम एम एल वॉज डेडिकेटेड टीचर हु डिड नॉट पनिश हिज स्टूडेंट, कि एम एम एल अपने स्टूडेंट्स को पनिश नहीं करते थे, जबकि ऐसा नहीं है। एम एम एल यूँ तो पनिश करते थे लेकिन बस उस दिन नहीं कर रहे थे, है ना। तो अब सेकेंड वाला फॉल्स हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी मैंने कर रखा है, पॉज करके अगर चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ये क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जिसमें सीधा आपसे पूछा गया है, ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है और फिर पूछा है कि क्या आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं इस ऊपर वाले स्टेटमेंट से। और आपको अपने ओपिनियन को बताना है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अब देखो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना, इसमें आप अपने एक्सपीरियंस को लिख सकते हैं, पूरे मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। हालांकि अगर कोई आपके पास है ना डॉक्यूमेंटेड
एक्सपीरियंस हो तो उसको आप बताएं तो और ज़्यादा बढ़िया है ना। जैसे अब यहाँ पर आपसे एग्री या डिसएग्री पूछा है तो आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन जो करेंगे उसका फिर आपको रीज़न देना पड़ेगा। जैसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड की टू देयर प्रिजन, है ना। तो ये वाला जो स्टेटमेंट था मदर टंग के लिए, तो क्या आप इससे एग्री करते हैं? तो जैसे मैंने यहाँ पर डिसएग्री वाला बता दिया ना, क्योंकि एग्री तो जनरली सब लिख ही लेंगे, डिसएग्री वाला मैंने बताया कि मैं इससे डिसएग्री नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड मूवमेंट हुआ था ना, गोरे और काले वाला मूवमेंट, तो उसमें नॉन वाइट पीपल गॉट ओनली गॉट फ्रीडम एंड इक्वलिटी व्हेन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड एंड न्यू लॉज, है ना। तो वहाँ पर लैंग्वेज वगैरह ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ पर तो उनको उनका हक तभी मिला जब वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सरकार बनी। तो ये इस स्टेटमेंट को नेगेट कर रहा है। जबकि इसके सपोर्ट में तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना। जैसे हम बात करें इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी, है ना, तो वहाँ पर भी भले ही लोग विभिन्न कल्चर के थे लेकिन एक यूनाइटिंग लैंग्वेज थी हिंदी लैंग्वेज, तो डेफिनेटली उसने यहाँ पर एक अच्छा रोल निभाया। अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल को देखें तो वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज ने ये वाला रोल निभाया। तो इस तरह के हम एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है और इसमें अपने को 2 एग्जाम्पल देना है और कमेंट करना है ऑन रेग्रेट एज अ थीम, है ना। रेग्रेट मतलब पछतावा होना, तो कहाँ पर आपको महसूस हुआ पूरे चैप्टर में क्या लोगों को पछतावा हो रहा है। 3 क्वेश्चन इसमें पूछे हैं ना, तो आप वहीं पर पहले पेंसिल या पेन से हाईलाइट कर लेना कि क्या क्या पूछा है। तो 2 एग्जाम्पल्स तो लिखने ही है, फिर अपने को बताना भी है कि डू यू थिंक द कैरेक्टर्स रिग्रेट इज जस्टिफाइड। तो 3 प्रश्न इसमें है ना। तो ये ध्यान रखना, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें कि सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स लिखे, लास्ट वाले पार्ट को एड्रेस ही नहीं किया, तो वाले मार्क्स कट जाएंगे पूरे। तो देखो इसमें हम 2 एग्जाम्पल्स देंगे। पहला एग्जाम्पल तो हम विलेजर्स का देख सकते हैं कि उनको रेग्रेट हुआ, है ना, और वो क्लास में आए, उनको रेग्रेट क्या था कि भाई पहले भाषा पे ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही फ्रेंड्स है, उसको भी यहाँ पर रेग्रेट हुआ कि अरे यार पहले पढ़ लेता तो और अच्छा होता। तो इस तरह से रेग्रेट तो बिल्कुल यहाँ पर बताया गया है। अब अगला जो पार्ट है उसको भी एड्रेस करना है कि क्या है आप समझते हो, डू यू थिंक दिस इज जस्टिफाइड। तो हम बोलेंगे कि आई डोंट थिंक द रेग्रेट इज जस्टिफाइड, है ना। हम सोचते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आप जस्टिफाई भी बोल सकते हो, नॉट भी बोल सकते हो, बस आपको प्रॉपर कारण बताना पड़ेगा। जैसे नॉट के केस में क्या है, वन कुड हैव प्रेडिक्टेड हाउ थिंग्स वुड टर्न आउट एंड इट इज़ नॉट करेक्ट टू ब्लेम वन सेल्स फॉर लिटिल थिंग्स, है ना। तो यहाँ पर यही बोला है कि आप थोड़ा सा प्रिडिक्शन कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा गलत है कि आप सेल्फ ब्लेम ले रहे हो, है ना। तो इससे तो आपकी कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम गिर सकती है। तो बिल्कुल आप इस तरह के कारण को यहाँ पर लिख सकते हो, है ना। देखो अब यहाँ पर जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो 2-3 बातों का ध्यान रखना है। आंसर राइटिंग बहुत आसान है, बस किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो बता देता हूँ शॉर्ट में। पहला है कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी, वो सीधे पकड़ में आती है, मार्क्स घटते हैं। सेकेंड है कोशिश करना है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स न के बराबर हो, है ना। इसके लिए क्या करना है, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने। बहुत बड़ा सेंटेंस बनाने जाओगे तो वहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, छोटे सेंटेंस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आसान भाषा का प्रयोग करो, कीवर्ड्स डालने की कोशिश करो, है ना। जो अपन ने इसमें चैप्टर में पढ़े वो कीवर्ड्स आप इसमें पुट करो, उनको अंडरलाइन करो तो मार्क्स मिलेंगे। और क्वेश्चन के हर एक पार्ट को एड्रेस करो, बस यही करना है ना। हालांकि आप बोलोगे सर बोलना आसान है, करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, लेकिन ठीक है थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे अब आ जाएगा। बढ़ते हम आगे और सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेटेस्ट जो सैम्पल पेपर है तो उसमें एक पैसेज दिया है और इसमें पूछा गया आपसे कि 2 सेंसरी डिटेल्स आपको बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन भाई साहब हर साल आ ही रहे हैं आजकल। तो सेंसरी डिटेल क्या होती है, तो इसका मैंने नीचे लिख भी रखा है शॉर्ट में कि जब आप प्रोवाइड करते हो डिस्क्रिप्शन फॉर द रीडर दैट एंगेज 1 और मोर ऑफ द 5 सेंसेस। तो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, स्मेल करना, है ना, किसी को देखना, टच करना, टेस्ट करना या आवाज़ आना। तो इनमें से कहीं भी कुछ आपको मूवमेंट दिख रहा है तो फिर आप उसको बोलोगे कि ये एक सेंसरी डिटेल है। जैसे 3 यहाँ पर मैंने आपको बताई है, आपको लिखनी 2 ही है। जैसे पहला है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, तो आप ओपन करोगे क्लोज करोगे तो इससे क्या होगा, आप बेसिकली टच भी कर रहे हो, कुछ साउंड भी आएगी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, तो यूनिसन मतलब बिल्कुल सारे बच्चे एक साथ बोल रहे हैं ना। जैसे पहले होता था ना कि क्लास में जैसे टीचर आता है और वहाँ पर बच्चे बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, तो सभी एक साथ बोलते थे, है ना, तो उसको बोलते हैं यूनिसन। तो यहाँ पर एकदम यूनिसन में लेसन्स रिपीट होना, तो बिल्कुल ये भी एक आपका क्या है, सेंसरी डिवाइस है, डिटेल है। और लास्ट है कि टीचर्स का ग्रेट रूरल रैपलिंग, तो उसमें भी क्या हो रहा है, साउंड आ रही है, तो ये भी एक सेंसरी डिटेल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाई डज द प्रोटोगनिस्ट मतलब होता है अपना जो हीरो है ना, जो अपना चिंटू है, क्यों उसको फील होता है एंशियस अबाउट एंटरिंग द क्लासरूम ऑन द पर्टिकुलर डे। तो क्यों होता है ऐसा, तो द क्लासमेट हैव स्टार्टेड द लेसन्स, तो ऐसा उसको इसीलिए होता है बिकॉज भाई साहब क्लासमेट्स ने ऑलरेडी लेसन को स्टार्ट कर दिया था, है ना। टीचर का बैड मूड है, ऐसा नहीं था। क्लासरूम इज़ टू क्वाइट। वाई डज द प्रोटोगनिस्ट फील एंशियस अबाउट एंटरिंग द क्लासरूम ऑन द पर्टिकुलर डे,
एंड द प्रोटोगनिस्ट इज रनिंग लेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से बेस्ट है और ये आंसर की में भी ए ही लगा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। तो आपको कंप्लीट करना है पैसेज को देखते हुए, है ना। सो पैसेज को देखते हुए हम इसको यहाँ पर करेंगे। तो द फ्रेज है एज क्वाइट ए संडे मॉर्निंग, तो ये सजेस्ट करता है क्या, तो ये बेसिकली सजेस्ट करता है कि भाई स्कूल इतना ज़्यादा क्वाइट और स्टिल था कि ऐसा लग रहा था हॉलीडे है। देन उसके बाद पिक द एविडेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, जो कि हेल्प करेंगे अपने को इन इन्फरिंग दैट दिस वॉज नॉट द प्रोटोगनिस्ट फर्स्ट टाइम बींग लेट, है ना। तो अपने को बताना है कि कैसे आप बता सकते हैं कि ये पहली बार नहीं था। तो जनरली इसमें लिखा हुआ है कि वो, है ना, वो काउंट ऑन करता था हसल बसल पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पहले भी लेट हुआ करता था, है ना। तो वो लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। देन व्हाट डज द टर्म टेरिबल आयरन रूलर इंडिकेट्स, तो ये क्या आपको इंडिकेट करता है, तो टेरिबल आयरन रूलर, है ना, इसका मतलब आपका बेसिकली हो जाएगा कि जो मिस्टर एमएमएल थे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। देन लास्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेडलाइन बेस्ट सजेस्ट करती है सेंट्रल आइडिया, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताया गया है पंचुअलिटी का, और अगर कहीं पर, है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन लिखा होता तो हम वो बताते, लेकिन पंचुअलिटी भी बेसिकली क्या है कि आप टाइम की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर है कि व्हेन डू द रेसिडेंट्स ऑफ एल्सिस रियलाइज कि कितनी प्रीशियस है उनकी लैंग्वेज, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं इस तरह से कि रेसिडेंट ऑफ एल्सिस को रियलाइज़ हुआ कि कैसे उनकी लैंग्वेज प्रीशियस है ना। तो जब आंसर लिखो ना तो क्वेश्चन की भाषा तो लिख ही दो ऊपर, फिर उसके बाद अपना आंसर स्टार्ट करो। अब इसमें एक दो बातें और जो अच्छी की जा सकती है ना, जैसे आप जो इसका ऑथर है उसका नाम भी लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू अल्फोंसो डाउडेट, फिर उसके आगे आप द रेसिडेंट्स ऑफ, तो भाई साहब पूरे 2 में से 2 मार्क्स मिलते हैं। फिर वो आगे चेक करता ही नहीं है ना, मतलब करता है लेकिन मार्क्स मिल जाते हैं। सो यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज दे कम टू नो दैट फ्रेंच वुड बी टॉट एनी मोर, है ना। तो जैसे ही ऑर्डर आता है कि भाई आज लास्ट लेक्चर है, तो फिर उनको रियलाइज़ होता है कि अरे भाई साहब, है ना, कि इतनी प्रीशियस लैंग्वेज को हमने क्यों नहीं पढ़ा। और फिर लास्ट में वो वाली लाइन लिखे देना कि जब लोग एनस्लेव होते हैं तो फिर जब अगर वो अपनी लैंग्वेज को होल्ड फास्ट करते हैं, वो अपनी उसको लैंग्वेज को पकड़ के रखते हैं, तो वही उनकी प्रिजन की चाबी रहती है। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट करना है आपको ये, है ना। और यहाँ पर है प्रश्न, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई नेक्स्ट विदाउट बीइंग सीन एंड इन द लाइट ऑफ द फ्रेंड्स स्टेटमेंट सेलेक्ट द ऑप्शंस राइटली। तो अपने को बताना है क्या है इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बेस्ट आंसर है कि वांटेड टू एस्केप मिस्टर एम हैमिल्स स्कोल्डिंग, है ना। तो क्यों वो नहीं जाना चाहता था भाई साहब स्कूल, ताकि पार्टिसिपल्स उसने पढ़े नहीं थे और एम उसको डांटेंगे, तो इसलिए वो जाना ही नहीं चाहता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था अपना चैप्टर, थैंक यू। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो, तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।